नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो है समाजीकरण के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। भारतीय संदर्भ में यह सिद्धांत कितना उपयुक्त है। तो इस प्रश्न को हम अभी देखते हैं, जिसमें आगे बढ़ते हुए कि लिंगगत भेदभाव को सामाजिक फंदे का अत्याचार कहा गया है और प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह सामान्य लक्ष्य है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और नारी का अवमूल्य जो है वो कम होता है, नारी का मूल्य। और भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है। नारी का जन्म ही अपने अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और एक कर्ज है। इसलिए जन्म से लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। इसके लालन पालन और तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। A.K.M पानीकर ने लिखा कि हिंदू सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक हिंदू संयुक्त परिवार में नारी को प्रदान की जाने वाली परिस्थिति है। अब जो है आधारभूत में हिंदू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है, वह तो ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है और उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी मांग भरेगा तो उसे दे दिया जाएगा। और यहाँ जो है यास्क निरुक्त ने भी यहाँ पे स्पष्ट घोषणा भी की कि लड़की को अन्य को दी जाती है। देने के 3 तरीके हैं, दान, विक्रय और उत्सर्ग। दान विवाह के समय कन्यादान के रूप में होता है। विक्रय से आशय वधु मूल्य देकर कन्या को बेचना है, जबकि उपसर्ग का आशय उसे त्याग देना है, जैसे मंदिर में देवदासी के रूप में देवी या देवता के चरणों में समर्पित कर देना है। ईसाइयों में ये मठ में एक नन के रूप में रहती हैं। ऐसी स्थिति में नारी का लालन पालन कैसे होता होगा, वह तो अपने आप ही स्पष्ट है। आइए अब देखते हैं कि समाज में लिंग भेदभाव यौन पृथक्करण में प्रकट हो गया है और लड़कों और लड़कियों के जरा बड़ा होते ही ये और भी अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाता है। उनके खेल भी अलग है, पढ़ाई का विषय भी अलग है, संस्कार भी अलग है और जीवन की पूरी तैयारी भी अलग अलग होती है। लड़के को घर से बाहर का जीव माना जाता है। उसे व्यवसायिक तैयारी करनी होती है, उसे जीवन की कठिन प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है, जबकि लड़की का जीवन उसके घर की 4 दीवारी है। वह रसोई घर के रख रखाव, बच्चों के लालन पालन के लिए ही समाजकृत है और उसे घर के कैद खाने का एक ऐसा कैदी बनाया जाता है जो आगे चलकर अपने कैद को प्यार करने लगती है और उसे इज्जत और सतीत्व का लक्ष्य मान उनके अपने ही जीवन यापन वहाँ पे करने का, वो अपना जीवन यापन करने का एक लक्ष्य बना लेती है। घर की परिधि से बाहर वह नारी नहीं है, या तो वह वैश्या है या फिर देवी है। वह पराया धन है और इसीलिए उसका शिक्षा या स्वास्थ्य पर धन व्यय करना अपव्यय माना जाता है। लड़के पर व्यय करना आवश्यक है। वह पूर्वजों के लिए पंडित दान करता है, पूर्वजों का नाम आगे चलता है और बुढ़ापे में सहारा देता है। यह पृथक्करण और भेदभाव इतना जबरदस्त है कि नारी और पुरुष का गृहस्थ जीवन भी कटु हो जाता है। लेकिन अनेक रूढ़ियों और पूर्वाग्रह उनके बीच आ जाते हैं। उस पुरुष को स्त्रैण कहा जाता है जो भावुक होता है और उस पुरुष को पेटीकोट के गुलाम कहा जाता है जो अपनी पत्नी से जीवन के मामलों में सलाह लेता है, चाहे उसकी पत्नी कितना चतुर और व्यवहार कुशल क्यों न हो। इस भांति नारियों के लिए कहा जाता है कि वे संकुचित दृष्टि वाली और कलह प्रिय होती हैं। भारतीय समाज ने इस लिंग भेदभाव की बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है। समाज लगभग 50% उन नारियों के योगदान से वंचित रहा है। कुंठित और दुखी माताओं की गोद में पले शिशु भी वीर और प्रगतिशील नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी ने भी इसको चुकाया था। जननी नेताओं में भी कूद कर जौहर किया था। हिंदू इस सतीत्व के आदर्श पर गर्व करते हैं। काश यह 16,000 नारियों की साहसी होती हैं और तलवार लेकर वे युद्ध में लड़ती हैं, शायद युद्ध का परिणाम ही और होता। आज जो है लिंग भेद में अंतर्राष्ट्रीय विषय हो गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को परस्पर संयुक्त कर दिया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय नीति के अध्ययन में विभिन्न पक्षों में लिंग संबंधी समस्याओं का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विषय इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को भी स्वीकृत
किया जा सकता है, परंतु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर पुरुष तथा स्त्री में भेद करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा मानवता तथा मानव अधिकारों की धारणा के विरुद्ध है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा प्रतिपादित सदशासन के सिद्धांत का संपूर्ण विश्व में जोरदार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सदशासन में कानून के शासन तथा मानव अधिकारों पर बहुत बल दिया जा रहा है। विधि का शासन लिंग पर आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। आइए अब एक बार हम देखते हैं कि सबसे पहले लिंग का आशय समझें, तब देखेंगे कि क्या जो समाजीकरण से ये नारी का अस्तित्व जो बना आया है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो सबसे पहले पुल्लिंग और स्त्री पुल्लिंग के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आधार पर लिंग का विचारधारा का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व में महिलाएं उत्पादन के मामले में और संबंध में निरंतर अलाभकारी स्थिति में रही हैं। उनको प्राण शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर संतान को उत्पन्न करने का यंत्र और उपकरण स्वीकार किया गया है। स्त्री तथा पुरुष के श्रम तथा साधनों के स्वामित्व के विषय में केवल मतभेद पाया जाता है, किंतु साधनों तथा सेवाओं तथा उनको प्राप्त करने के विषय में भी पर्याप्त विभेदन देखने को मिलता है। लिंग विभेदन वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विश्व के अनेक समाजों में, विशेषकर विकासशील देशों में, महिलाओं के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीति तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ फेमिनिस्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे समाजशास्त्रीय हैं। ये विद्वान कहते हैं कि लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब पेपने क्या कहते हैं, ये इनके अनुसार लिंग स्त्री तथा पुरुष से संबंधित वह सिद्धांत है जो स्त्री एवं पुरुष के विशेषाधिकारों से संबंधित है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आधार पर लिंग सामान्यतया शक्ति संबंधों का कार्य तथा असमानता का सामाजिक संगठन है। अब इन्हीं दोनों के अनुसार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लिंग को सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को स्थिति के आधार पर माना जा सकता है। लिंग के आधार पर स्त्री तथा पुरुषों के मध्य विभिन्नताएं सामाजिक और असमानता के संगठन से संबंधित है। समाज में स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर प्राणी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्या आता है लिंग भेद में। अब इसमें जो है महिलाओं के लिए राष्ट्र दशक की घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि महिलाएं विश्व जनसंख्या के आधे भाग के प्रतिनिधित्व करती हैं और संपूर्ण कार्य 2/3 भाग में पूरा करती हैं। अब इसमें जो है उनके लिए 10वां भाग छोड़ दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए। सितंबर 1952 में महासभा ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में एक उप संधि का निर्माण किया जो 7 जुलाई 1954 को क्रियान्वित की गई। इस उप समिति के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के समान मत देने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने तथा सामान्य सार्वजनिक क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त हुआ। 12 अप्रैल 1955 तक 21 राष्ट्रों ने इस उप समिति को स्वीकार कर लिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया तथा प्रशासन के प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के तत्वाधान में 7 से 14 जून तक 1994 को जकार्ता में आयोजित महिलाओं के विकास संबंध में दूसरी एशिया प्रशांत और मिनिस्ट्रियल ऑफिसर में भी इसे क्या किया था, इसको पास कर दिया गया था। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं ये जो है महिलाएं, जो है वो आधी जनसंख्या का नेतृत्व करती थी, लेकिन 30% सरकारी सेवाओं से कार्यरत है। संपूर्ण कार्यरत घंटों का 60% भाग उनके हिस्से में आता है। विश्व का आय का 10% भाग प्राप्त करती हैं तथा विश्व की संपूर्ण संपत्ति का 1% से कम भाग उनके अधीन है। यह विश्व में महिलाओं का कानूनी आर्थिक स्तर है। यह भारतीय नारी के संबंध में भी यह पूर्णतः सत्य है और विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के संबंध में जुलाई 1980 में कोपनहेगन के महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ दशक के संबंध में आयोजित विश्व सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि विकास को संपूर्ण विकास के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। विकास व्यक्ति की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति से संबंधित है। महिलाओं के विकास को केवल सामाजिक विकास तक ही सीमित नहीं पाया जाना चाहिए। इससे